प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग अध्याय 7 के क्लास 2 में हैं। सेकेंड क्लास में, क्लास दूसरी कक्षा है, भाग 2। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और पहली कक्षा में हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से परिचय किया, उसके संवैधानिक उपबंधों के बारे में जाना, नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को समझा और कुछ संविधान विशेषज्ञों की राय में नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, इस पर हम लोगों ने जानकारी की। आज की कक्षा में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक क्रम से हम लोग सभी अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 जो संविधान का भाग 4 है, तो क्रम से हमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक देखना है। तो इस क्रम में पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 36। तो आइए बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 36 पर। तो शुरुआत हुआ अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो इसमें क्या है? इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा यह है अनुच्छेद 36। यहां राज्य की परिभाषा दी गई है कि जब नीति निर्देशक तत्वों की बात हो रही हो और उस बातचीत में राज्य शब्द आएगा तो राज्य की क्या परिभाषा होगी, वो अनुच्छेद 36 में तय कर दिया गया है। अगर आपको ध्यान होगा तो अनुच्छेद 12 संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों का खंड, उसमें अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा है। और वहां अनुच्छेद 12 में यह बताया गया है कि भाग 3 और भाग 4 के लिए राज्य की परिभाषा, भाग 3 और भाग 4 के लिए राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। यानी अनुच्छेद 12 में भाग 3 व 4 के लिए राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी वहां राज्य की परिभाषा आपने लिखा है। क्या राज्य की परिभाषा है? राज्य की परिभाषा है
कि जो भाग 3 में है, यानी कि राज्य से अभिप्राय क्या क्या है? केंद्रीय सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकरण और अन्य लोक प्राधिकारी, ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं केंद्रीय सरकार, यानी हम लोग यहां नोट करें, राज्य के अंतर्गत क्या क्या है, एक बार पुनः जान, राज्य के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल, विधानमंडल, तो राज्य सरकार, विधानमंडल और भारत सरकार या राज्य सरकार के, और भारत सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार के, राज्य सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण और क्या, प्राधिकरण और अन्य लोक प्राधिकारी और अन्य लोक प्राधिकारी, यानी ये सब मिलाकर राज्य। तो राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 36 में है वो अनुच्छेद 12 में है। सेम बात है कि राज्य किसे कहेंगे, तो केंद्र सरकार, संसद, राज्य की सरकार है, विधानमंडल, भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन स्थानीय प्राधिकरण और अन्य लोक प्राधिकारी, ये सभी राज्य सरकार के अंतर्गत माने जाएंगे। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की जो परिभाषा है, राज्य शब्द की जो डिफिनीशन है, वो आपने जाना। राज्य क्या है ये देखा गया, ठीक है। तो राज्य अनुच्छेद 12 में दिया गया है, भाग 3 के लिए और भाग 4 के लिए। तो ये हुआ अनुच्छेद 36। अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 37 पर। तो आइए बात करते हैं अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 क्या कहता है, 37 क्या कहता है? ये कहता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में तो प्रवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय इनको इन्फोर्स नहीं कराएगा, लागू नहीं कराएगा, लेकिन राज्य के कार्यों में, राज्य के मूल कर्तव्यों में ये बताता है अनुच्छेद 37। यानी न्यायालय अगर इनको लागू नहीं करवा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अर्थहीन है, इसके बाद भी ये कितने अर्थपूर्ण हैं ये बताता है अनुच्छेद 37। तो अनुच्छेद 37 हम लोग नोट करेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों को
इसका जो बिंदु है वो है नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी, यानी न्यायालय इनको प्रवर्तनीय नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है। देश के शासन में मूलभूत माना गया है। यानी ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन देश के शासन में मूलभूत क्या है? देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन सिद्धांतों को और विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन राज्य जो भी विधि बनाएगा, विधि बनाने में इन्हीं सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ये बताता है अनुच्छेद 37। और राज्य ने जो भी विधियां बनाई हैं उनमें हमारे नीति निदेशक तत्वों के आदर्श साफ दिखाई देते हैं। तो अनुच्छेद 37 से आपने जाना। अब बात हम लोग करेंगे अनुच्छेद 38 पर। तो आइए अब आगे बढ़ करके अनुच्छेद 38 की बात करें, 38। तो अनुच्छेद 38 में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 38 बहुत बड़ा भाव या बड़ा अर्थ लिए हुए है, व्यापक अर्थ लिए हुए, लोक कल्याण के अभिवृद्धि की बात करता है। क्या बात करता है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात करता है। तो 38 में कई सेगमेंट हैं। 38 में है पहला, 38 में कई बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या देखा आपने? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। किस कार्य के लिए? तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी क्या क्या करेगा? तो राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे। अब देखिए राज्य के कर्तव्य, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे। कैसी सामाजिक व्यवस्था करेगा? तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, जिसमें
करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, ये पूरा संविधान का दर्शन आप जान रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। ठीक है, राज्य कैसी व्यवस्था बनाएगा? ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि जो भी राष्ट्रीय जीवन की जो संस्थाएं हैं उनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की भावना को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके, कैसे? तो उनकी स्थापना भी करके, संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। तो हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 38 में पहला बिंदु कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के भाव को सभी संस्थाएं अनुप्रमाणित करेंगी। सरकार सभी संस्थाएं अनुप्रमाणित करेंगी और साथ में भरसक प्रभावी रूप से संरक्षण करेगा कि लोक कल्याण की जो अभिवृद्धि है वो भरसक लोक कल्याण की अभिवृद्धि होती रहे या लोक कल्याण की अभिवृद्धि बढ़ती रहे। ये भाव राज्य जो है इन्हें लागू करने में रखेगा। अनुच्छेद 38 में दूसरा बिंदु, अनुच्छेद 38 में बिंदु 2, दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करेगा या करने का प्रयास करेगा। आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा राज्य। दूसरे में तो आय क्या क्या है? आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और क्या? तथा अवसरों की असमानताओं को, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को क्या करेगा? समाप्त करने का प्रयास करेगा। समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो आप जानते हैं कि राज्य
ऐसा अपनी योजनाओं के माध्यम से, विधि निर्माण के माध्यम से, परियोजनाओं के माध्यम से या अनन्य कार्यों के माध्यम से असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करता है, प्रतिष्ठा अवसर दिलाने का प्रयास करता है, आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करता है। अर्थात अनुच्छेद 38 की जो भावना है उसे बढ़ाने की, उसकी अभिवृद्धि की, लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करता है। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 38 देखा। अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 39 पर। तो आइए बात करते हैं अनुच्छेद 39। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद जो 39 है ये बहुत बड़ा भाव लिए हुए। 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि कर रहे हैं, 39 में देखिए चीजों को कैसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, यानी इसमें क्या है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। किसमें? अनुच्छेद 39 में कई नीति तत्व हैं। अब उन्हें क्रम से हमें जानने का प्रयास करना है और उसे नोट करना है। क, इसमें ये क्रम से हैं। क में क्या है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने या प्राप्त करने का अधिकार दिलाने का प्रयास करें। तो पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को, क में क्या है? पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को क्या करना है? आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। आजीविका के पर्याप्त साधन, आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। और आप देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों के इन बिंदुओं को, इन तत्वों को लागू करने का राज्य ने बहुत से प्रयास किए। राज्य के स्तर पर अनन्य प्रयास किए गए हैं। इसमें जो भी प्रयास हैं उनको हम लोग, जैसे भूमि सुधार करने का प्रयास, जमींदारी उन्मूलन के द्वारा इन्हें लागू करने का प्रयास, इसके अलावा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के द्वारा स्त्री और पुरुष को आजीविका के पर्याप्त साधन मुहैया कराने का प्रयास, इन्हें हम लोग अंत में लिखेंगे, नोट करने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या अनुच्छेद 39 को उपलब्ध कराने के लिए नागरिकों के लिए सरकारों ने, राज्य ने क्या क्या उपाय किए। तो जिनकी चर्चा अभी हमने की मौखिक, हम उन्हें भी नोट करेंगे ताकि आप इसके साथ, अनुच्छेद 39 के साथ इसे समझ सकें। तो अनुच्छेद 39 में आपने देखा कि कई बिंदु हैं। क, इसके अलावा ख
ख में क्या व्यवस्था की गई है? तो समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण, संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। उचित वितरण एवं स्वामित्व, इसकी भी व्यवस्था राज्य करेगा। क्या करेगा? कि जो भौतिक संसाधन है उनका उचित वितरण हो। गरीब और अति गरीब, मध्यम और अमीर संसाधनों का जो वितरण हो वो किस प्रकार होना चाहिए? तो तार्किक और सही स्वामित्व, मतलब सही तार्किक ढंग से होना चाहिए, उसका स्वामित्व भी तार्किक होना चाहिए। तो 39 में ये दूसरा प्रमाण, जिसमें जमींदारी उन्मूलन की बात की गई, भूमि सुधार के तमाम कानून लागू किए गए। इसके अलावा ग में है उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। ये भी करें, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, यानी उत्पादन के जो साधन है वो एक जगह इकट्ठे ना हो, बल्कि उनका वितरण समान हो, वो हर जगह रहें, सबके हाथों में रहें, अधिक से अधिक हाथों में रहें, सभी वर्गों सभी समुदायों के हाथों में रहें। यानी कि केंद्रीकरण नहीं बल्कि उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। हर जगह हर वर्ग हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। घ में है स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। बहुत अच्छी बात। ग के बाद घ, स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 39 का घ जो है, बिंदु घ, वो कहता है कि स्त्री और पुरुष के कार्य में भेद न किया जाए, दोनों के कार्य को समान माना जाए और इस आधार पर उन्हें पारिश्रमिक और वेतन भी समान दिया जाए। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39वें अनुच्छेद 39 में एक बिंदु घ है, उसमें ये दिया गया। अंग में पुरुष और स्त्री दोनों कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। यानी स्त्री पुरुष दोनों के जो विशेष स्थिति है उनका ध्यान रखा जाए, बच्चों के बालपन का भी ध्यान रखा जाए। तो अंग हम लोग देखेंगे, अगले पृष्ठ से देखें। अंग इसमें क्या है? इसमें है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के, कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का क्या करना है? स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। इनका तथा बच्चों की
बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। और अभी इतना ही नहीं, दुरुपयोग न हो और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को और आवश्यकता से विवश होकर, मतलब कहते हैं कि मजबूरी क्या न करा दे, तो आवश्यकता से विवश होकर, मजबूर होकर, विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े, नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े, ऐसे रोजगार में न जाना पड़े। कैसा रोजगार? मतलब जो उनके स्वास्थ्य और समाज और उनके अनुरूप न हो, न जाना पड़े, जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो, जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। तो ये अंग में ये प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान है? आपने देखा कि पुरुष और स्त्री दोनों कर्मकारों के स्वास्थ्य की और शक्ति का ध्यान रखना है। बच्चों के सुकुमार अवस्था का भी दुरुपयोग न हो और साथ ही साथ ऐसा न हो कि कोई नागरिक विवश होके, मजबूर होके ऐसा कार्य करे जो उसकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। यानी मानव का स्वास्थ्य, मानव की गरिमा, सबका ख्याल रखा जाए, बच्चों के बालपन का ख्याल रखा जाए, स्त्री के स्त्रीत्व का ख्याल रखा जाए, इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाए। इनकी बात की गई है अंगम। उसके बाद च हम लोग देखेंगे, अगला च में भी इसी प्रकार के उपबंध किए गए हैं कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में, बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में, यानी ये स्पेशली बच्चों के लिए केंद्रित है कि इसके वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं, अवसर और सुविधाएं दी जाएं। और क्या किया जाए? और बच्चों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से, और बच्चों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से, देखिए भाई, शोषण से भी बचाना है, शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना, शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना, ये आर्थिक परित्याग से रक्षा करना।
ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसे शामिल किया गया। ये यहां नोट कर लें कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में शामिल, यानी ये मूल संविधान में व्यवस्था नहीं थी। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में इसे सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 39 का जो च है उसको, इसमें क्या क्या व्यवस्था है कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण, स्वस्थ विकास के अवसर हो, सुविधाएं हो, ये दिया जाए बच्चों को। बच्चे और अल्पवयस्क व्यक्ति, इनको शोषण से बचाया जाए और नैतिक और आर्थिक परित्याग की रक्षा की जाए। तो 39 के बड़े सेगमेंट में, बड़े भाव में 39 में इसे सम्मिलित किया गया। साथ ही 39 को भी जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 39 को जोड़ा गया। तो हम लोग अगले पृष्ठ पर 39 को देख लें। 39 को अनुच्छेद 39 को, अभी तक 39 में हम लोगों ने क ख ग घ अंग और च देखा। अब 39 को देखेंगे और इसमें देखेंगे कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना। इसमें क्या है? इसमें है समान अवसर के आधार पर, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। समान अवसर के आधार पर न्याय देना। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कि जो अनुच्छेद 39 के क ख ग घ अंग हैं, उसके जो व्यवहारिक प्रयोग हैं, व्यवहारिक उपयोग हैं, उन्हें जान लेना। तो यहां जरा रोक करके हम लोग उसे ही जानने का प्रयास करेंगे। तो देखा जाए कि यहां इसको रोक देते हैं और इसे समाप्त ही बल्कि कर देते हैं। ये इसे हटा दें, इसे आगे अभी देखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग देख लें कि 39 के अंतर्गत के व्यवहारिक योजनाएं या कार्य, 39 के आधार पर व्यावहारिक कार्य या योजनाएं, ये 39 के आधार पर। इसमें क्या क्या है? इसमें भी कई कार्य हैं, जिनमें से मुख्य है कि भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया। भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास ये किया गया। जमींदारी उन्मूलन किया गया। इसमें दूसरा काम क्या किया गया? जमींदारी उन्मूलन यह किया गया। अनुच्छेद 39 के ये सब प्रयोग हैं कि अनुच्छेद 39 को पूरा करने के लिए राज्य ने क्या क्या किया। तो जमींदारी उन्मूलन किया, समान कार्य
और समान वेतन, समान कार्य हेतु, समान कार्य व समान वेतन हेतु कानून लाया गया। इसके लिए कानून लाया गया, हेतु कानून लाया गया। कौन सा कानून? हेतु जो कानून की व्यवस्था की गई वो कौन सा कानून? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो अनुच्छेद 39 को प्राप्त करने के लिए, अनुच्छेद 39 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए गए, जिनमें से 2-3 जो महत्वपूर्ण है वो आपके सामने 39 में आप इसे मेंशन कर सकते हैं। इसके पश्चात 39 ग की बात की जाए कि 39 क में क्या किया गया, तो अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 39 क। इसे भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ही जोड़ा गया। लेकिन क्या कहता है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना, ये कहता है, क्या कहता है कि समान अवसर के आधार पर, समान अवसर के आधार पर न्याय देना, ये इसका उद्देश्य है। निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ये है। और क्या करना? गरीबों को अन्याय का शिकार ना होना पड़े, करना, ताकि गरीबों को अन्याय का सामना न करना पड़े, गरीबों को अन्याय का सामना न करना पड़े। इसे कब जोड़ा गया? तो इसे भी आप लिख लेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो अनुच्छेद 39 क को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में लाया गया और इसमें समान अवसर के आधार पर न्याय देना की बात की गई। ये भी बात की गई कि निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराया जाए ताकि गरीब लोग न्याय से वंचित न हो जाए, महंगे न्याय न प्राप्त करके वे न्याय से वंचित न हो जाएं, इसलिए उन्हें निःशुल्क न्यायिक सहायता उपलब्ध कराना। तो अनुच्छेद 39 क में आप देख रहे हैं कि 39 के भावों को लागू करने का किस प्रकार से प्रयास किया गया। तो ये रहा अनुच्छेद 39। अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 40 पर। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 यह पंचायतों की बात करता है, स्थानीय निकाय की बात करता है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन करना। क्या कहता है? ये कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करना,
या गठन करना। ये अनुच्छेद 40 की बात है। उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां व प्राधिकार देना करना। उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में वो कार्य कर सकें। स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्ति व अधिकार प्रदान करने के लिए क्या करना? हेतु शक्तियां व प्राधिकार देना। हेतु शक्तियां व प्राधिकार देना। शक्तियां व प्राधिकार देना। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन करने की बात की गई। ग्राम पंचायतों का गठन करने का, और इस आधार पर ग्राम पंचायतों का गठन हुआ। इसमें क्या हुआ कि ग्राम पंचायत व स्थानीय निकाय का गठन हुआ। इसमें क्या हुआ? तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इनके द्वारा स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसी तरह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये अधिनियम 1992 और इसमें स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार अनुच्छेद 40 का जो है व्यवहारिक रूप से इन्हें लागू किया गया। 40 का व्यवहारिक जो उपयोग है वो आपने देखा, पंचायतों का गठन और स्थानीय निकायों का गठन पहले ही हो गया था, यहां तक कि इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो अनुच्छेद 40 को पूरा किया गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने अनुच्छेद 36, 37, 38, 39 और 40 देखा है। अब हम लोग आगे के अनुच्छेद अगली कक्षा में देखेंगे। फिलहाल हम लोग इन अनुच्छेदों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि अगले अनुच्छेद हम लोग अगली कक्षा में देख सकें। तो पीछे चलते हैं और देखते हैं। आज बात करना था अनुच्छेद 36 से 51 तक। 36 में राज्य की परिभाषा दी गई।
नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य शब्द अगर आएगा तो उसे समझने के लिए राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई और अनुच्छेद 12 में जो परिभाषा है वही परिभाषा यहां पर भी। परिभाषा क्या है? तो परिभाषा है कि राज्य के अंतर्गत केंद्रीय सरकार है, संसद है, राज्य सरकारें हैं, विधानमंडल हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार के जो सभी स्थानीय प्राधिकारी हैं और अन्य लोक प्राधिकारी, ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो जब नीति निर्देशक तत्व में यानी भाग 4 में राज्य शब्द बोला जाएगा तो आप ये अर्थ समझेंगे, राज्य शब्द का ये मतलब जानेंगे। तो अनुच्छेद 36 के बाद अनुच्छेद 37 की बारी आती है। अनुच्छेद 37 में क्या बातें होनी है? अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है तो इनका कोई मूल्य महत्व नहीं। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इसके बावजूद भी देश के शासन में ये मूलभूत माने गए हैं। देश के शासन में इनका जो स्थान है वो मूलभूत है, मौलिक है, महत्वपूर्ण है और विधि बनाते समय यानी विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 37 में कहा कि राज्य को विधि बनाने में, कानून बनाने में या जो भी योजनाएं, परियोजनाएं कार्य किए जाएंगे सब में अनुच्छेद 37 के आधार पर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उसमें सम्मिलित करना। और जैसे जैसे आप आगे के अनुच्छेद पढ़ते जाएंगे आपको वो सारी बातें निकल के आएंगी कि ये अनुच्छेद 37 क्या कहना चाहता है और कौन सी बातें जो है वो नियमों कानूनों में सम्मिलित कराना चाहता है। उसको देखना शुरू करेंगे आप अनुच्छेद 38 से। 38 में दो बिंदु हैं। एक है कि राज्य क्या करेगा? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए काम करेगा और लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या क्या करेगा? तो सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा, ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की भावना होगी। राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो भाव है वो अनुप्रमाणित करेगा, उसके अंदर वो भाव रहेगा और इतने नहीं, भरसक प्रभावी रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करने का प्रयास करेगा, लोक कल्याण के अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 का पहला बिंदु लोक कल्याण की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 38 का बिंदु 2, दूसरा बिंदु कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर की अगर असमानता है तो उन सबको समाप्त करने का प्रयास करेगा। आय की असमानता, प्रतिष्ठा की असमानता, सुविधा की असमानता, अवसर की असमानता, इन सभी असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 का बिंदु 2। राज्य को और क्या क्या करने हैं? अनुच्छेद 39 में राज्य के लिए अनुसरणीय नीति तत्व, राज्य को कौन कौन से नीतियों का अनुसरण करना है वो अनुच्छेद 39 से समझेंगे और 39 में कई हैं, क, ख, ग, घ, अंग और च, और ये सभी राज्य के लिए अनुसरण करने वाले बिंदु हैं। राज्य इन बिंदुओं का अनुसरण करेगा जो भी कदम उठाएगा। कौन कौन बिंदुओं का अनुसरण करेगा? स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार बना रहे, ऐसा कदम उठाएगा, ऐसा कदम उठाएगा। और क्या करेगा? समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण
और स्वामित्व सुनिश्चित करेगा कि जो भौतिक संसाधन हैं उनका उचित वितरण हो, समान रूप से वितरण हो, तार्किक वितरण हो, न्यायपूर्ण वितरण हो, इसको सुनिश्चित करेगा। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करेगा। उत्पादन के साधन एक के आदमी लेके ना बैठा रहे, इसका विकेंद्रीकरण हो। उत्पादन के साधनों पर सबका स्वामित्व हो। स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करेगा। और क्या करेगा? स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करेगा। और क्या करेगा? और पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेगा। शक्ति, स्वास्थ्य और शक्ति के आधार पर उनके कार्यों की बात करेगा। बच्चों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, इसका भी ख्याल करेगा। बच्चों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, इसका ख्याल करेगा। और आवश्यकता से विवश होके कोई नागरिक ऐसे कार्य में न लग जाए जिसमें उसकी शक्ति और स्वास्थ्य उसके अनुकूल न हो, इनका भी वो ध्यान रखेगा। बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण, स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। बच्चों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों को शोषण तथा नैतिक आर्थिक परित्याग की रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। ये अंतिम वाला जो चौर है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में सम्मिलित किया गया है। ये मूल संविधान में नहीं था। इसी प्रकार अनुच्छेद 39 के आधार पर जो कार्य किए गए सरकार के द्वारा, वो क्या है? तो भूमि सुधार का कार्य किया गया, इसके माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया। जमींदारी उन्मूलन किया गया। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लागू किया गया। इस तरह से अनुच्छेद 39 को के आदर्श को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए गए। मूल संविधान में अनुच्छेद 39 क नहीं था, इसे भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया और जोड़ करके 39 क दिया गया। और इसमें था समान अवसर के आधार पर न्याय देना, यानी न्याय समान आधार पर देना, समानता, सबको न्याय सुनिश्चित करना और इसके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीब न्याय से वंचित न हो सके। निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट में लड़ने के लिए वकील की फीस की व्यवस्था नहीं है तो सरकार, कोर्ट स्वयं उसको फ्री में वकील रखवाएगा, क्योंकि इसकी व्यवस्था की गई है कि निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध हो सके। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। इसी प्रकार अनुच्छेद 40 की बात करें, जहां ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई कि राज्य क्या करेगा? ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, गठन करेगा। स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्तियां और प्राधिकार भी प्रदान करेगा, ताकि जो ग्राम पंचायत हैं वह स्वतंत्र निकाय के रूप में काम कर सके। इतना अधिकार पंचायतों को दिया जाएगा और इन अधिकारों को देने के लिए ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय का गठन तो हुआ ही, साथ में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया ताकि ये निकाय पर्याप्त अधिकार से लैस हो सके और केवल पंचायत को नहीं, स्थानीय निकायों को भी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इन्हें भी संवैधानिक दर्जा प्रदान करके
और इनकी स्थिति को मजबूत किया गया, इनके प्राधिकार को मजबूत किया गया, ताकि ये संस्थाएं सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो सिद्धांत है, जो आदर्श है, उसको प्राप्त किया जा सके इन संस्थाओं के माध्यम से। तो आज के लिए हम लोगों ने अनुच्छेद 40 तक देखा। 40 के बाद अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।